फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो आज हम यहाँ 20 अक्टूबर का द हिंदू डिस्कस करने वाले हैं। ये 5 टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो फर्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके जीएस 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वेस्ट एशिया में जो चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स का सिनेरियो है उसके बारे में इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में दिया गया था। तो देखिए, ट्रेडिशनली वेस्ट एशिया, पहले आप मैप पे वेस्ट एशिया देख लीजिए। ये रीजन, इसको वेस्ट एशिया कहा जाता है, जिसमें कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, इजराइल यहाँ पे है, सीरिया, यूएई यहाँ पे है। ये सब कंट्रीज इस एरिया में आती हैं। इसे वेस्ट एशियन रीजन कहा जाता है। तो देखिए, ट्रेडिशनली वेस्ट एशियन रीजन जो है बहुत ही कन्फ्लिक्ट प्रोन रहा है। यहाँ पे शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट्स, यहाँ पे जूइश और मुस्लिम कंट्रीज के बीच में कन्फ्लिक्ट। तो इस टाइप्स के कन्फ्लिक्ट्स जो इस रीजन में है वो हाई इंटेंसिटी में रहे हैं। तो अब क्या चेंज आ रहा है यहाँ की वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स में, वो ये है कि यहाँ पे कंट्रीज जो पहले कन्फ्लिक्ट में होती थी वो अब कोऑपरेशन में, इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन में इन्वॉल्व हो रही हैं। तो ये सिनेरियो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए, ये जो रीजन है इंडिया के लिए बहुत ही यूजफुल और फ्रूटफुल और इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकली रीजन है। देखिए, यहाँ से ऑयल आता है सऊदी अरेबिया वगैरह से इंडिया का। यहाँ पे इतना बड़ा डायस्पोरा इंडिया का वर्क करता है इस वेस्ट एशियन रीजन में। उसके बाद इजराइल से इंडिया के डिफेंस टाइज हैं, टेक्नोलॉजी टाइज हैं। बहुत ही क्रूशियल है ये रीजन हर एस्पेक्ट में। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी होना इंडिया के लिए बहुत ही क्रूशियल है। तो इस मीट में जो ये अदर क्वाड अब डिक्लेयर किया गया है, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस ने मिलके सेकंड क्वाड बनाने का, क्वाड फोरम बनाने के लिए डिक्लेयर किया है। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? अब देखिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ये लोग कह रहे हैं कि वी विल कोऑपरेट इन इकोनॉमिक सेक्टर, जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे हम। उसके बाद ट्रेड में बढ़ चढ़ के कोऑपरेट करेंगे, क्लाइमेट चेंज के एरिया में, एनर्जी कोऑपरेशन में, ऑयल वगैरह के एरिया में। उसके बाद मैरीटाइम सिक्योरिटी में एंड कोविड पेंडेमिक को डील करने के लिए भी। तो इन सब एरियाज में इस रीजन का, अब इस ग्रुपिंग का एम है कि ये एक्ट करे। बल्कि एक ट्राइलेटरल बिजनेस कोऑपरेशन के लिए भी कहा जा रहा है इंडिया, इजराइल और यूएई के बीच में। देखिए, ये जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, इसने ये भी प्रिडिक्ट किया है कि अगर इजराइल की इनोवेशन ले ली जाए, यूएई की फंडिंग ले ली जाए और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को यूटिलाइज किया जाए, तो ये ट्राइलेटरल कोऑपरेशन जो है वो $100 बिलियन को क्रॉस कर सकती है 2030 तक। तो देखिए, तीनों ही कंट्रीज को बहुत फायदा होगा बिजनेस पर्सपेक्टिव से। तो ये ट्राइलेटरल कोऑपरेशन बहुत ही यूजफुल प्रूव होगी। ऑलरेडी एक ऐसा जॉइंट वेंचर जो है यूएई, इंडिया और इजराइल के बीच में रोबोटिक सोलर पैनल के सेक्टर में लॉन्च कर दिया गया है। एंड लेट्स सी कि वो कैसे पैन आउट करता है, उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ कोऑपरेशन। आप, ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्ट एशिया के पर्सपेक्टिव से। तो अब कुछ चैलेंजेस फिर भी हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनली तो सुन्नी शिया, यहाँ पे वेस्ट एशिया में 3 पिलर्स रहे हैं। सुन्नी कंट्रीज विच इंक्लूड्स सऊदी अरेबिया, यूएई, ये वाली कंट्रीज जो सुन्नी कंट्रीज हैं, सुन्नी इस्लाम को फॉलो करती हैं। उसके बाद इजराइल जो जूइश फेथ का कंट्री है। उसके बाद ईरान जो शिया इस्लाम को फॉलो करती है। तो वेस्ट एशिया में ये 3 पिलर्स रहे हैं और इन 3 पिलर्स में ही कन्फ्लिक्ट रहते रहे हैं। तो अब इस कोऑपरेशन के बाद कुछ कन्फ्लिक्ट्स जो हैं कम होंगे, बट फिर भी अब्राहम अकॉर्ड्स ने, मतलब ये कोऑपरेशन को फैसिलिटेट किया है। ट्रम्प साहब के अंडर अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए थे बिटवीन इजराइल एंड यूएई, जिसकी वजह से ये कोऑपरेशन जो है करंट वो पॉसिबल हो पाई है। बट इसके बाद भी एडिटोरियल में कहा जा रहा है कि वेस्ट एशिया अभी भी पूरा कन्फ्लिक्ट से खत्म वहां पे नहीं हुए हैं। अभी सऊदी अरेबिया भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है, ईरान भी बहुत बड़ा प्लेयर है, वो इस ग्रुपिंग में इंक्लूडेड नहीं है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ राइटर ने कहा है कि हमें ये ध्यान में रखना है कि इंडिया इन बाकी के कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व ना हो किसी भी तरह से, सख्त या
इन्वॉल्व ना हो जाए, जिसके कारण इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो हार्म होंगे। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि ईरान भी जो है इंडिया का बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनर है, स्पेशली जब से अमेरिका ने विड्रॉ किया है अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान को वहाँ की टेररिज्म को अंडर चेक रखने के लिए, वहाँ स्टेबल कंडीशंस मेंटेन करने के लिए ईरान का बहुत बड़ा रोल होगा। तो इसलिए इंडिया के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो ईरान के साथ भी अपने रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से बैलेंस करे, यूएस इजराइल यूएई ब्लॉक के अलावा। तो ये ही कहा जा रहा है कि वे फॉरवर्ड यही है कि डू नॉट गेट सक्ड इनटू एनी कन्फ्लिक्ट्स इन वेस्ट एशिया, और सेकेंडली मेंटेन वेरी गुड टाइज विद ईरान टू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आप इसे ध्यान से करिएगा। इसमें से पॉइंट्स जो हैं अपने नोट्स में इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐड कर लीजिएगा। ये सेकंड इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडो बांग्लादेश रिलेशंस पे आया है। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि ट्रबल इन बांग्लादेश की कुछ माइनॉरिटी यानी कि हिंदूज वहाँ माइनॉरिटी में हैं, तो वहाँ पे उन पे अटैक हुए हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा, मॉब वायलेंस वगैरह हुई है, जिसको कंडेम किया गया है यूएस यूएन और इंडिया के द्वारा। तो बेसिकली हम थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस जो हैं वो है कैसे। देखिए, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत ही फ्रूटफुल और अच्छे रहे हैं ओवर द इयर्स। वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस जो इंडिया के नेबर्स के साथ है, वो उसमें से बांग्लादेश भी एक है। तो देखिए, सबसे पहले तो 1970s में बांग्लादेश की क्रिएशन में ही इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था। तो ये सबसे पहला हमारा रिलेशनशिप का बेस बना। उसके बाद इंसर्जेंसी को, नॉर्थ ईस्ट हमारे एरिया में इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए शेख हसीना गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट किया है। आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट में जो भी इंसर्जेंट्स हैं, वो जब भी सिक्योरिटी फोर्सेस से इवेड करते हैं या भागते हैं, तो वो ऐसी नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह में चले जाते हैं। तो बांग्लादेश ने इन इंसर्जेंट्स को चेक करने में हमारी बहुत हेल्प की है। उन्हें कोई यहाँ पे शेल्टर नहीं दिया जाता किसी भी प्रकार का, किसी भी ग्रुपिंग के द्वारा, जिससे हम उनको इजीली कैप्चर कर सकते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उनको डील कर सकती हैं। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है बांग्लादेश का इंडिया की तरफ। उसके बाद आप देखिए कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके अंडर आपने लैंड एनक्लेव्स जो है एक्सचेंज किए थे। जो उनका एरिया, जो उनके कुछ एनक्लेव्स हमारी बाउंड्री के इस तरफ थे, और हमारी कुछ लैंड के पार्सल्स उनकी बाउंड्री की तरफ थे। तो इनको एक्सचेंज कर लिया म्यूचुअली, आप ये रख लीजिए, हम ये रख लेते हैं टाइप ऑफ। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे सिविलियंस की लाइफ जो है वो इजी होगी, उनको क्रॉस कंट्री नहीं चलना पड़ता अपने एक घर से दूसरे घर जाने में। ये भी बहुत अच्छा अग्रीमेंट था। उसके बाद दोनों कंट्रीज बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन कर रही हैं ट्रेड, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट के मामले में, रेल, रोड, वाटरवेज, हर तरीके से ये लिंकेजेस जो हैं दोनों कंट्रीज के बीच में बढ़ाई जा रही हैं। उसके बाद मेडिकल टूरिस्ट भी बांग्लादेश से इंडिया में, स्पेशली चाइना में बहुत ज़्यादा आते हैं। मेजॉरिटी आई वुड से कि मेडिकल टूरिस्ट इंडिया में बांग्लादेश से ही आते हैं। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं कुछ इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के। जैसे जैसे आप और पॉइंट्स पढ़ें, इसमें और पॉइंट्स ऐड कीजिएगा। बट उसी तरफ कुछ नेगेटिव भी चल रहे हैं। आप देखिए, एक तो बांग्लादेश मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है और इंडिया जो है एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की इक्वेशन का दोनों कंट्रीज के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। तो आप देखिए, इंडिया ने जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास की, तो बांग्लादेश में इस एक्ट को बहुत अपोज किया गया था। बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जब ढाका या बांग्लादेश विजिट कर रहे थे, तब भी उनकी विजिट को इतना एंथुसियास्टिकली सिटीजन्स ने, नॉर्मल सिटीजन्स ने नहीं देखा था। तो इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि हमें अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को, फॉरेन रिलेशंस को डैमेज करने नहीं देना चाहिए। अगर आपने कल मेरी डिस्कशन पढ़ी होगी, तो हमने सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च का भी स्ट्रैटेजिक एक डॉक्यूमेंट पढ़ा था फॉरेन पॉलिसी पे। उस पे भी यही मेंशन था कि हमें किसी भी तरीके से अपनी कंट्री की पॉपुलिस्ट पॉलिसीज को, पॉलिटिक्स को इन बीच में नहीं आने देना है हमारे फॉरेन रिलेशंस के। इंडिया का जो ब्रांड है वो 4 पिलर्स पे बेस्ड है अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, inclusive society, then
डेमोक्रेटिक पॉलिटी एंड लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप। तो ये 4 पिलर्स जो है इंडिया को हमेशा हाईली मेंटेन रखने हैं टू हैव हेल्दी फॉरेन रिलेशंस विद एवरी अदर नेशन। तो आप ये रिपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, तो वो भी मैं यहाँ कार्ड में वीडियो में लेटर प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो भी जाके चेक कीजिए, टाइम स्टैम्प भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यही सॉल्यूशन है इंडिया बांग्लादेश का लॉन्ग टर्म। आप सॉल्यूशन क्या मेंशन करेंगे कि वी शुड नॉट लेट हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्जन्स को हमारे फॉरेन रिलेशंस को खराब करने नहीं देना है। दैट इज व्हाट इज द वे गोइंग फॉरवर्ड फॉर इंडिया बांग्लादेश। अब ये नेक्स्ट था तमिलनाडु की सोलर पॉलिसी पे था, तो ये तमिलनाडु की स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जनरल आप तमिलनाडु की एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं अपने एग्जाम में कि स्टेट्स भी हैं जो सोलर को पुश करने के लिए बहुत इनिशिएटिव्स ले रही हैं, उसमें से एक एग्जाम्पल है तमिलनाडु, तो आप ये डाटा दे सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि इस मैं आपको ये भी बता दूं कि इस साल के 2020 के यूपीएससी के मेंस में सोलर पे क्वेश्चन आ चुका है, आप GS1 उठा के देख सकते हैं, उसमें यही क्वेश्चन था कि इंडिया के डिफरेंट एरियाज का सोलर पोटेंशियल बताइए और चैलेंजेस वगैरह क्या है उसको अचीव करने में। तो देखिए इस क्वेश्चन में इस आर्टिकल में सबसे पहले तमिलनाडु का सोलर पोटेंशियल ही बताया गया है कि इट इज एस्टिमेटेड कि वहाँ पे इंसुलेशन लेवल्स जो हैं, इंसुलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशंस जो हैं वो बहुत हाई है, और इसका सोलर पोटेंशियल 279 गीगावाट है। आप देखिए जो भी इक्वेटर के पास कंट्रीज हैं, तमिलनाडु देखिए यहाँ सदर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया की, और इंडिया का आप देखिए एक्सपांड शुरू होता है 8.4 डिग्री नॉर्थ से। तो आप देखिए ये बहुत ही हाई इंटेंस सोलर इंटेंस एरिया है, तो इसी वजह से इसका सोलर पोटेंशियल बहुत हाई है। तो इसको हमें लीवरेज करना है, और तमिलनाडु गवर्नमेंट उसको लीवरेज कर भी रही है। तमिलनाडु में जो इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है वो 4.4 गीगावाट ऑलरेडी हो चुकी है बाय मार्च 2021। तो इन अपने सोलर गोल्स को अचीव करने के लिए इसने सोलर पॉलिसी 2019 में भी लॉन्च की थी, जिसमें इसका टारगेट है कि ये 9 गीगावाट जो है सोलर टोटल इंस्टॉल करेगा 2023 तक। ठीक है, तो आर्टिकल में कहा जाता है कि ये टारगेट्स अचीव करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट को न्यू टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस जो हैं वो पुश करनी पड़ेंगी सोलर सेक्टर में। इसके लिए उसे ग्रांट्स एंड सब्सिडीज भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी न्यू टेक्नोलॉजीज को। इंडस्ट्री और अकेडमिया के बीच में कोऑपरेशन होनी चाहिए। देखिए अकेडमिया जो है वो थिंक टैंक होता है, वो ब्रेन होता है इस टेक्नोलॉजी का, और इंडस्ट्री उसकी मैन्युफैक्चरिंग आर्म होती है। तो दोनों ही सेक्शंस में कोलैबोरेशन होना बहुत जरूरी है ताकि वो न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकें। उसके बाद आपको स्किल्ड पर्सनाले चाहिए होंगे, इसलिए स्किलिंग प्रोग्राम्स चाहिए होंगे ताकि आप वो मैन पावर डेवलप कर सके जो सोलर टेक्नोलॉजी को बाद में हैंडल करेगी जब आप फील्ड में इसे डिप्लॉय करते हैं। तो आप ये जो स्टेप्स हैं ये ओवरऑल इंडिया के लिए भी यूज कर सकते हैं कि इंडिया में सोलर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए क्या चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजीज, ग्रांट्स, इंडस्ट्री अकेडमिया कोलैबोरेशन एंड स्किलिंग प्रोग्राम्स। और ये बेसिकली तमिलनाडु की आप एग्जांपल एज अ बेस्ट प्रैक्टिस अपने आंसर्स में सोलर पावर के यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वैल्यू ऐड करने के लिए आपके आंसर्स में, तो इसे भी ध्यान से कवर कीजिए, इसमें से पॉइंट्स लिख लीजिएगा। उसके बाद ये आर्टिकल था द मैनी बर्डन्स ऑफ यूएस कांग्रेस। इस आर्टिकल में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यूएस की कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस बार भी 2020 के एग्जाम में इंडिया और यूके की कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स को कंपेयर करने पे क्वेश्चन आया था। लास्ट ईयर इंडिया और फ्रांस की सेक्युलरिस्ट स्कीम को कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन आया था। तो हर बार एक क्वेश्चन आपके GS2 में ये स्पेसिफिक टॉपिक है टू कंपेयर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद अदर कंट्रीज, तो उस पे क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ये इंक्लूड किया है कि यूएस का आपको थोड़ा सिस्टम समझा दें। तो जैसे इंडिया में पार्लियामेंट होता है वहां पे यूएस कांग्रेस होती है। कांग्रेस वहां पे कोई पार्टी नहीं है यूएस में, यूएस की पार्लियामेंट को यूएस कांग्रेस कहा जाता है। इसमें 2 हाउसेज होते हैं, जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा होता है, इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, लोकसभा के इक्विवेलेंट है जो, और
और सीनेट होता है या फिर जो इंडिया के राज्यसभा के इक्विवेलेंट है। देखिए, पर इसकी राज्यसभा या सीनेट में इंडिया की राज्यसभा से बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। हमारी इंडिया की राज्यसभा में तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग स्टेट की रिप्रेजेंटेशन होती है, तो जैसे यूपी वगैरह हाई पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं तो वहां पे रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में ज्यादा है। बट यूएस की सीनेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है हर स्टेट की। हर स्टेट में से, हर यूएस की स्टेट में से 2 सीनेटर्स आते हैं। तो यूएस में टोटल 50 स्टेट्स हैं, तो टोटल इसकी सीनेट में 100 मेंबर्स हुए, 2 फ्रॉम ईच स्टेट। ठीक है, ये फर्स्ट डिफरेंस है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इंडिया और यूएस की सीनेट या राज्यसभा में। दूसरा डिफरेंस ये है कि इंडिया में राज्यसभा में जो मेंबर्स है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। हमारी स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हैं उसके मेंबर्स जो हैं राज्यसभा के मेंबर्स को वोट करके इलेक्ट करते हैं। यूएस में भी ये सिस्टम था 1913 तक, बट उसके बाद 17th अमेंडमेंट से अब डायरेक्ट पॉपुलर वोट के थ्रू इलेक्शंस या सीनेट के मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। तो आप ये पॉइंट्स थोड़े से लिख के रख लीजिए, आप इसको और अपने जीएस की जब स्टडी करें तो और पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कीजिएगा, क्योंकि कभी भी ये क्वेश्चन कंपेयर करने के लिए आ सकता है यूएस और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के तरफ। फाइनली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी कॉन्फ्रेंस हुई है। हमारी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बीफ अप करने के लिए ये कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। तो इस वाली रीसेंट कॉन्फ्रेंस में जो कि मध्य प्रदेश में हुई थी, होम मिनिस्टर अमित शाह जो उसके चेयर थे, तो इसमें ये साइबर सिक्योरिटी का एक इशू बहुत डिस्कस किया गया। इसमें कहा गया है कि चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड जो हमारे साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हो रहे हैं इंडिया पे, हमारी पावर ग्रिड पे अटैक हो रहे हैं, हमारे सी पोर्ट्स पे अटैक हो रहे हैं। आप देखिए मुंबई में अभी रिसेंटली कोविड के टाइम पे पावर ग्रिड जो है शट डाउन काइंड ऑफ हो गई थी, तो यही सस्पेक्ट किया गया था कि मालवेयर जो है चाइना से आया है। तो वही एक यूएस की ये जो साइबर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंट फर्म है रिकॉर्डेड फ्यूचर, इसने भी रिपोर्ट किया है कि इंडिया में चाइना के स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हो रहे हैं। तो बेसिकली इस मीट में यही डिस्कस किया गया है कि कैसे हम इन राइजिंग स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर से साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को इंडिया को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आप जब भी साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन आए तो उसमें इसका नाम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज कॉन्फ्रेंस, इसका नाम जरूर मेंशन कीजिएगा कि इंडिया ने इंस्टीट्यूशनल मेजर्स क्या लिए हैं। उनमें से एक ये है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज कॉन्फ्रेंस, जहां पे हम स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं अपनी साइबर सिक्योरिटी को फाइट करने के लिए। तो ये आपके आंसर में वैल्यू ऐड करेगा। So that was all for today's discussion. Hope you liked it. Hope it helps you. Please like and subscribe my channel for more such videos. And thank you for watching.